अब यहाँ पर देखें कि न्यूक्लियर इनवेल्प जो है ना वो खत्म हो जाती है और न्यूक्लियर ओलस भी खत्म हो जाता है, न्यूक्लियर ओलस भी खत्म हो जाता है। क्रोमोसोम जो है ना क्रोमेटिन की बजाय जो है ना क्या कहते हैं, ये क्रोमोसोम जो है ना बन जाते हैं, मतलब मोटे हो जाते हैं और वाज़े तौर पे जो है ना यहाँ पर नजर आना शुरू हो जाते हैं इस फॉर्म में। अब ये देखें क्रोमोसोम्स पहले जो है पतली फॉर्म में थे, कॉइल्ड हुए और जो है ना क्रोमोसोम्स बन गए। पहले ही क्रोमोसोम्स थे लेकिन पतली फॉर्म में थे और जो है ना हमें वाज़ेह तौर पे नजर नहीं आ रहे थे, यानी क्रोमेटिन की फॉर्म में थे, आपस में जो है ना क्या कहते हैं वो मर्ज थे। अब यहाँ पर देखें न्यूक्लियर इनवेल्प जो है ना खत्म हो चुकी है। अब क्या है कि क्रोमोसोम्स वाज़ेह तौर पे नजर आना शुरू हो गए हैं। उसके बाद जो डार्क स्पॉट था जिसको न्यूक्लियोलस बोला गया था वो भी निकल गया यहाँ से। उसके बाद क्या है कि ये जो हमारे पास सेंट्रोसोम है इसके अंदर जो है ना इसका जो सेंट्रियोल होता है, ये जो सेंट्रियोल ऊपर मौजूद था ये क्या करता है कॉपी होके अब एक सेंट्रियोल की बजाय दो बन जाते हैं। एक जो है ना क्या कहते हैं सेल के एक पोल पे चला जाता है और एक जो है ना एक ही जो है ना उसी जगह पे रह जाता है। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें देखें कि क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन हो चुकी है। यहाँ पर मैं 46 क्रोमोसोम्स का जगह नहीं है तो लिख नहीं सकते, तो मैं जस्ट यहाँ पर जो है ना 4 क्रोमोसोम जो है ना वो लिखूंगा, यहाँ पर उनकी डायग्राम बनाऊंगा। अब क्या होता है कि ये जो दो सेंट्रियोल्स मौजूद हैं, ये दो सेंट्रियोल्स मौजूद हैं ये वाले। अब इनमें से क्या होता है कि कुछ प्रोटीन के जो है ना धागे निकलना शुरू होते हैं, यानी कि राइबोसोम जो प्रोटीन तैयार करते हैं, तो कौन सी प्रोटीन, यानी कि ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन से ट्यूबुलिन प्रोटीन वाले जो है ना ट्यूबुलिन प्रोटीन के छोटे छोटे धागे आके जुड़ते जाते हैं और यहाँ से जो है ना कुछ क्या कहते हैं मखसूस इकसाम के कुछ धागे निकलते हैं जो आके क्या करते हैं आपस में इस तरह जुड़ जाते हैं। अब इन धागों को हम कहते हैं जी पोलर ट्यूब्यूल्स, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स। और कुछ ऐसे धागे होते हैं जो यहाँ से निकलते हैं और आके क्रोमोसोम से जो है ना वो इस तरह जुड़ जाते हैं। इस तरह अब यहाँ पर देखें कि इन धागों को जो क्रोमोसोम्स के साथ जुड़ जाते हैं इनको हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स। इनको ट्यूबुलर फाइबर्स भी कह सकते हैं या काइनेटोकोर फाइबर्स भी कह सकते हैं। अब देखें ये जिस जगह के ऊपर आके ये धागे जुड़ते हैं प्रोटीन के बने हुए क्रोमोसोम्स की उस जगह को, अब ये क्रोमोसोम्स का जो दरमियानी हिस्सा है इसे हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। इसे क्या कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के ऊपर एक प्रोटीन लगी होती है इस तरह, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर, काइनेटोकोर। इस काइनेटोकोर से ये जो है ना गम लाइक होती है या तो क्या होता है कि इसके साथ आके ये जो जितने भी स्पिंडल फाइबर्स बने हुए हैं, चाहे पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इनको स्पिंडल फाइबर ही कह रहे हैं, तो ये आके क्या करते हैं कि इसी काइनेटोकोर के ऊपर जो है ना ये स्पिंडल फाइबर या काइनेटोकोर फाइबर आके इससे जुड़ जाते हैं क्रोमोसोम से सेंट्रोमियर वाली जगह पे जहाँ पे काइनेटोकोर प्रोटीन मौजूद होती है। सेंट्रोमियर के इर्द गिर्द जो है ना काइनेटोकोर प्रोटीन मौजूद होती है। इसी तरह ये जो स्पिंडल फाइबर है ये आके काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ सेंट्रोमियर के ऊपर जुड़ जाते हैं। अब क्या होता है कि इसी जो ये जो सेंट्रियोल्स हैं इनमें से कुछ और तरह के प्रोटीन के धागे निकलते हैं जिनको हम एस्ट्रल बोलते हैं, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब इस तरह के, अब इनको हम नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स भी कह सकते हैं, नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स, इनको भी हम नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स भी कह सकते हैं।
इनको पोलर भी कह सकते हैं और नॉन काइनेटोकोर फाइबर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये काइनेटोकोर वाली प्रोटीन जो थी उससे नहीं जुड़े हुए, यानी कि क्रोमोसोम्स के साथ ये धागे, ये वाले धागे दोनों नहीं जुड़े हुए, इसलिए इनको नॉन काइनेटोकोर फाइबर भी कह सकते हैं या इनको हम पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स भी कह सकते हैं। और सेंट्रियोल के पीछे की तरफ जो निकले हुए धागे हैं तो इनको हम बोलते हैं एस्टर। आप यहाँ पर देखें तो प्रोफेज के अंदर क्या हुआ, न्यूक्लियर इन्वेल्प खत्म हो गई, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो गया, उसके बाद माइटोटिक अपरेटस बन गया। क्या हुआ कि उसमें सेंट्रियोल्स कॉपी होकर दो सेंट्रियोल बन गए। अब यहाँ पर देखें एस्टर बने, एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स बने, उसके बाद सेंट्रियोल्स बना, उसके बाद क्या बने, स्पिंडल फाइबर बने। अब ये जो क्या कहते हैं काइनेटोकोर फाइबर हैं जो प्रोटीन से जुड़े हुए हैं, मतलब प्रोटीन के साथ जो जाके क्रोमोसोम्स को जिन्होंने जकड़ा हुआ है, तो ऐसे धागों को हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। तो तीन तरह की चीजें एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रियोल्स और स्पिंडल फाइबर्स, ये तीनों मिलकर जो है ना माइटोटिक अपरेटस कहलाती हैं। तो आपने देखा कि प्रोफेज के अंदर क्या हुआ, न्यूक्लियर इन्वेल्प खत्म, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर और माइटोटिक अपरेटस बन गया। उसके बाद हम नेक्स्ट फेज देखते हैं, मेटाफेज। अब हम सेकेंड इसका जो है ना क्या कहते हैं, सेकेंड फेज देखते हैं किसका, कैरियोकिनेसिस का सेकेंड फेज है जी मेटाफेज। अब मेटा का मतलब होता है मिड में, फेज कहते हैं हालत को, यानी ये एक ऐसी हालत होती है जिसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम्स अपने आप को क्या करते हैं कि सेल के बिल्कुल सेंटर में ले आते हैं, सेंटर में ले आते हैं और क्या बना देते हैं कि ये जो है ना एक प्लेट की फॉर्म में क्रोमोसोम्स बिल्कुल जो है मिड में आ जाते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होता है कि दरम्यान में आ जाते हैं बिल्कुल मिड में, और ये जो है ना इक्वेटोरियल प्लेट बना लेते हैं। अब ये देखें एक प्लेट की फॉर्म में जो है ना चौका ये नजर आ रहा है, क्रोमोसोम जो है ना इस मेटाफेज के दौरान क्रोमोसोम्स बिल्कुल दरम्यान में आ जाते हैं, सेल के बिल्कुल क्या आ जाते हैं दरम्यान में। तो क्या होता है कि इस तरह की जो हालत होती है इसको हम कहते हैं मेटाफेज। तो एक ऐसी हालत जिसमें क्रोमोसोम्स अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेट यानी कि दरम्यान में मिड में जो है ना ले आते हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं मेटाफेज। तो कैरियोकिनेसिस का ये सेकंड फेज था जिसमें क्या होता कि क्रोमोसोम जो है ना बिल्कुल मिड में आ जाते हैं। अब हम जो है ना क्या कहते हैं सेकंड इसका वो पढ़ते हैं थर्ड। अब थर्ड इसका जो स्टेप है वो है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स मेटाफेज के दौरान क्या थे कि जिन्होंने दरम्यान में लाइन अप हुए हुए थे, तो वो क्या करते हैं कि अपने अपने पोल्स की जानिब खींचना शुरू हो जाते हैं अपने अपने। फर्ज करें कि ये पोल, ये वाला सेंट्रियोल ए है और ये वाला सेंट्रियोल जो है ना बी है, तो क्या होता है कि हाफ क्रोमोसोम्स इस साइड पे खींचना शुरू हो जाते हैं और हाफ क्रोमोसोम्स इस साइड पे जो है ना खींचना शुरू हो जाते हैं। अब क्या होता है कि चौका ये एक ऐसी हालत है जिसमें क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट से मिड से जो है ना क्या कहते हैं अपने अपने पोल की जानिब जो है ना खींचना शुरू हो जाते हैं। तो इस हालत में इनको जो है ना क्या कहते हैं, इस फेज को हम कहते हैं एनाफेज। उसके बाद जो लास्ट वन है, उसके बाद है लास्ट वाला फेज जिसको हम टीलोफेज बोलते हैं। टीलोफेज एक ऐसा मरहला है जिसमें क्रोमोसोम्स क्या होते हैं कि वो अपने अपने पोल्स पे अपने अपने सेंट्रियोल की जानिब खींच चुके होते हैं, उधर पहुंच चुके होते हैं, और इनके इर्द गिर्द एक जो है ना न्यूक्लियर इन्वेल्प आ जाती है। इनके इर्द गिर्द, इन क्रोमोसोम्स के इर्द गिर्द न्यूक्लियर इन्वेल्प जो है ना डिवेल्प हो चुकी होती है। अब लास्ट में जो है ना क्या कहते हैं, अब कैरियोकिनेसिस का मरहला जो है ना यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर देखें कि अब साइटोप्लाज्म रह गया है, सेल का जो है ना जस्ट साइटोप्लाज्म रह गया है, न्यूक्लियस तकसीम हो गया। अब ये देखिए एक से दो न्यूक्लियस बन चुके हैं, क्रोमोसोम्स की तादाद उधर भी हाफ है इधर भी हाफ है, ठीक है। तो ये देखें ये एक न्यूक्लियस है और ये दूसरा न्यूक्लियस है। अब ये साइटोप्लाज्म रह गया। अब हमारे पास जो दूसरा मरहला है माइटोसिस का, तो हमने दो फेजेस पढ़े थे उसके, एक कैरियोकिनेसिस था जो कि हो गया। अब हमने पढ़ना है साइटोकिनेसिस, यानी साइटोप्लाज्म की तकसीम कैसे होती है। अब हम देखते हैं साइटोप्लाज्म को, यानी कि साइटोप्लाज्म की तकसीम को, जिसे हम साइटोकिनेसिस बोलते हैं। साइटोकिनेसिस साइटोकाइनेसिस, साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, काइनेसिस कहते हैं गठन को। तो अब हमने पहले कैरियोकाइनेसिस देख ली थी जिसमें न्यूक्लियस तकसीम हो गया था। अब हम देखते हैं साइटोकाइनेसिस। अब साइटोप्लाज्म की तकसीम कैसे होती है, तो देखें सेल के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम जो है ना क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। यानी कि वैसे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, अगर हम जस्ट एक मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं।
तो जब हम सेल की तमाम जो है ना मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो उन्हें हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। वैसे यानी आमतौर पे जनरल जो वर्ड हम यूज करते हैं बैरूनी दीवार का सेल के लिए, एनिमल सेल के लिए, तो उसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है ना एक प्रोटीन मौजूद, दो तरह की प्रोटीन मौजूद होती है, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन, ये दो तरह की प्रोटीन होती है। तो एक्टिन एंड मायोसिन जब कैरियोकिनेसिस हो जाती है, एक्टिन एंड मायोसिन को जो है ना, जो हमने एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़े थे, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो जो सेंट्रियोल्स के बाहर जो यानी कि छोटी छोटी ट्यूब्स बनी थी प्रोटीन को, जिनको हमने एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स कहा था, तो इनसे सिग्नल जाता है, इनको सिग्नल जाता है सेल मेम्ब्रेन पर पड़ी हुई प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन को जो है ना सिग्नल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये इस तरह जो है ना नीचे की तरफ, ये मतलब इसको सिग्नल जाता है कि ये जो है ना नीचे की तरफ दब जाए इस तरह। अब क्या होता है कि इसी एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन क्या करती हैं कि इस तरह फरोज बना देती हैं, फरोज यानी इस तरह सेल मेम्ब्रेन को इस तरह दबा लेती है। अब क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन इस तरह जो है ना फरोज होती जाती है, क्लीवेज बनता जाता है इस तरह, इस तरह ये इतना मतलब ज्यादा क्लीवेज हो जाता है, इतना ज्यादा फरोज हो जाता है इस तरह। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन क्या करती हैं कि ये जो दीवार है आपस में इस तरह दबती जाती है, और एक ऐसा वक्त आता है जिसमें क्या होता है कि ये जो है ना क्या कहते हैं इस तरह ये दो दीवारें आपस में मिल जाती हैं और ये ऊपर वाली इस तरह मिल जाती हैं, और क्या होता है इस तरह साइटोप्लाज्म की तकसीम हो जाती है, जिसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो इसमें देखें, इसकी तकसीम में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन जो होती हैं उनका बड़ा रोल होता है कि वो क्या करती हैं कि इस तरह के सेल मेम्ब्रेन को जो है ना क्या कहते हैं वो सेल मेम्ब्रेन खुद ब खुद उनकी वजह से दबती जाती है, और क्या होता है कि उसके दरमियान में एक जो है ना क्या कहते हैं कि रास्ता सा बनता जाता है, क्लीवेज होती जाती है, इसको हम कहते हैं क्लीवेज फोर्स। अब ये जो क्लीवेज बनी थी इसको कहते हैं क्लीवेज फोर्स, जो कि एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की वजह से बनी थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो है ना प्लांट सेल के अंदर देखते हैं। प्लांट सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म की तकसीम है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, मौजूद नहीं होते, तो उसके अंदर जो साइटोकाइनेसिस है, ये साइटोकाइनेसिस का अमल जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो वो हम देखते हैं कि उसके अंदर जो है ना साइटोकाइनेसिस का अमल जो है ना किस तरह वकूअ पजीर होता है। अब हम देखते हैं कि साइटोकिनेसिस इन प्लांट सेल, प्लांट सेल के अंदर थोड़ी सी जो है डिफरेंट होती है साइटोकिनेसिस, यानी साइटोप्लाज्म की तकसीम। होता ये है कि प्लांट सेल के अंदर जो है ना चौका सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं होते, तो क्या होता है कि इसके दौरान अब यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस जो है ना तकसीम हो चुका है, न्यूक्लियस जो है ना वैक्यूल भी बिल्कुल खत्म हो चुका है, न्यूक्लियस जो है ना क्या कहते हैं वो तकसीम हो चुके हैं, दो हिस्सों में डिवाइड हो गए। अब होता क्या है कि जब साइटोकिनेसिस का अमल होता है, अब होनी है साइटोप्लाज्म की तकसीम प्लांट सेल के अंदर, तो क्या होता है कि यहाँ पर प्लांट सेल के अंदर जो गाल्जी अपरेटस या गाल्जी कॉम्प्लेक्स जो मौजूद था, जो छोटी छोटी जो है ना ट्यूब्स का एक मजमुआ होता है, जिसको हम गाल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, गाल्जी कॉम्प्लेक्स। ये क्या करता है कि गाल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने पढ़ा था कि छोटे छोटे राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन तैयार करवाते हैं, और इन्हीं जो है ना आगे जब ये प्रोटीन तैयार करवाते हैं तो ये आगे वेसिकल्स की फॉर्म में जाती हैं। ये प्रोटीन वेसिकल्स के अंदर जो है ना भर के प्लांट सेल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में भेजी जाती हैं। ये हैं जी गाल्जी वेसिकल्स, जिनमें क्या मौजूद होती है प्रोटीन। अब क्या होता है कि गाल्जी अपरेटस से या गाल्जी कॉम्प्लेक्स से निकलने वाली जो ये गाल्जी वेसिकल्स हैं, ये क्या करती हैं कि इनको जो है ना मिड में लाया जाता है, ये आके मिड में आपस में इस तरह लाइन अप हो जाती हैं, बिल्कुल दरमियान में इस तरह ये जो है ना जुड़ती जाती हैं। अब याद रखें कि ये जो गाल्जी वेसिकल्स है इनके अंदर क्या चीज मौजूद होती है, इनके अंदर होता है सेलुलोज। सेलुलोज एक मटेरियल है, केमिकल है, जिससे पौधे की सेल वॉल बनती होती है। तो क्या होता है कि जैसे ही ये गाल्जी वेसिकल आपस में जोड़ के बिल्कुल मिड में आ जाती हैं, तो क्या होता है कि दरमियान से ये जो है ना कटती जाती हैं, इस तरह ये कट जाती हैं, और क्या होता है कि ये वाली दीवारें जो बच गई हैं गाल्जी वेसिकल की, ये वाली प्रोटीन की जो दीवारें हैं ये सेल मेम्ब्रेन बना देती हैं। अब ये वाली तो बन गई सेल मेम्ब्रेन, ये वाली सेल मेम्ब्रेन, और दरमियान में जो इनके सेलुलोज मौजूद था वो इनके बाहर आके जो है ना सेल वॉल की एक दीवार खड़ी कर देता है, दीवार बना देता है। और इस तरह क्या होता है कि पौधे का एक सेल जो है वो दो हिस्सों में जो है ना डिवाइड हो जाता है, पौधे का एक सेल जो है ना दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह जो है ना क्या कहते हैं
पौधे के अंदर ये जो है ना माइटोसिस, पौधा हो चाहे जानवर हो, तो उनके अंदर माइटोसिस जो डोमेन है वो इस तरह जो है वो पजीर होती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म हुआ। उम्मीद है कि आपको अच्छे से जो है ना समझ आ जाए।